Welcome dear students in this biology lecture. So initially in this lecture, we had to understand our paper pattern given and revised by Maharashtra board. Okay. So subject biology is allotted total 100 marks. Out of 100 marks, 30 are given to the practicals, right? 30 marks are for practical exams, manual, etc. etc. Okay. But we have to focus right here on 70 marks of theory. So there is a single paper of biology irrespective to two different papers, botany and zoology. Here it is merged together to form a 70 mark single bio paper which consists of four different sections. You can see here on the board 70 marks are allotted in four different sections. Section A carry two different questions, okay, first and second. Question number 1 includes all multiple choice questions. About 10 multiple choice compulsory questions will be there in question number 1. From, if you think about 12th standard, okay, there are total 15 chapters. In 11th, you have 16, right? But if you think about 12 board exams, there will be total 15 chapters. Out of those 15 chapters, any 10 can be asked to you. आपको कोई भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सारे कंपलसरी होंगे विदाउट एनी चॉइस, बट देयर विल बी सब वी कैन से चॉइस इन ईच क्वेश्चन एज वेल. आपको हर क्वेश्चन में चॉइस तो मिलेगी एज बीइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट इसमें आपको ऑप्शंस नहीं रहेंगे, इसमें चॉइस नहीं रहेगी. सब क्वेश्चन वाइज 10 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आपको टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट? दैट इज कॉल्ड कंपलसरी क्वेश्चंस. तो इसमें ये सारे कंपलसरी है. एनी टेन ओके थ्रू आउट इंटायर 15 चैप्टर्स फ्रॉम द 12 बोर्ड सिलेबस, ओके, आपको पूछे जाएंगे. तो यहाँ पे आपको डीपली पढ़ना जरूरी है, मस्ट. ओके, सिमिलरली इन सेकंड क्वेश्चन यू कैन सी देयर विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन 8 आउट ऑफ इंटायर सिलेबस. अगर 11 के बारे में सोचते हो आप तो आपको टोटल 16 चैप्टर पे ध्यान देना होगा, लेकिन यहाँ टर्मिनल पैटर्न होता है, राइट? आपका फर्स्ट और सेकेंड टर्म, तो उसमें से एटलीस्ट 8 चैप्टर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? बट यहाँ पे हम सीधी बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे 15 चैप्टर्स में से कोई 8 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइम, ओके. एंड हियर देयर इज अ नीड टू स्टडी ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक become important right here, and that is exclusively important, especially we can say for multiple choice questions अगर है, very short questions अगर है, तो इसका सीधा रिलेशनशिप आपके एंट्रेंस एग्जाम से. ओके, सो अगर आप एग्जाम की पढ़ाई करते हो एंट्रेंस, तो ये तो क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे. ओके, अगर आप डीपली कंप्लीटली पढ़ाई करते हो, राइट, सिंस स्टार्टिंग, सिंस 11th स्टैंडर्ड, तो तब आपको ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने काफ़ी आसान हो जाएंगे. और इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, इसको निगलेक्ट करते हैं, ठीक है? उन्हें पूरा पढ़ना ये अफोर्डेबल नहीं लगता है, ठीक, तो वो थोड़ा सा सिंक्रोनाइज्ड या फिर आप कह सकते हो शॉर्ट लिस्टेड स्टडी करते हैं. वो स्टडी करते हैं बाय देयर चॉइस, ठीक है? बट यहाँ कोई चॉइस नहीं है, राइट? 10 क्वेश्चन कंपलसरी इन फर्स्ट, इन सेकंड 8 क्वेश्चन. सब क्वेश्चन जो दिए हैं सारे कंपलसरी हैं. इधर आपको कोई चॉइस नहीं है, आपको सॉल्व करना ही है एनी हाउ, ओके, बिकॉज देयर इज नो एक्स्ट्रा चॉइस, नो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, नो सिलेक्शन इज देयर. यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, इस तरह का मार्किंग आपको मिलेगा इन सेक्शन ए, यानी छोटे क्वेश्चन से बना हुआ है सेक्शन ए, राइट? अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ. आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन बी में थर्ड क्वेश्चन से शुरुआत होती है तो 14 क्वेश्चन तक, अबाउट 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं. बट यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस रखी गई है, ठीक है? आपको यहाँ पे स्पेसिफिक चॉइस रखी गई है, जिसमें से ओवरऑल अगर आप देखो तो आपको कोई 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 12, ठीक है? 12 पैकी 8 क्वेश्चन्स येथे तुम्हाला सॉल्व करायचे आहे आणि स्पेसिफिक चॉईस मिळणार. एका स्पेसिफिक क्वेश्चनला और मिळेल तुम्हाला, ठीक है? कोई भी 8 रेंडमली सॉल्व नहीं करनी, यू हैव टू सॉल्व जहाँ पे चॉइस दी है वहीं आपको चॉइस है. अदरवाइज 12 में से आपको 8 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है, 2 मार्क ईच, ओके. इस तरह आपको यहाँ 16 मार्क्स मिलेंगे फॉर 8 क्वेश्चंस, लेकिन चॉइस रहेगी स्पेसिफिक, नॉट लाइक 10th स्टैंडर्ड.
जैसे कि 10th में 7 में से कोई 5 आपको सॉल्व करने होते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक चॉइस मिलेगी। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के बीच में और रहेगा, तो आपको 10 या 11 सॉल्व, उसमें से कोई एक सॉल्व करना है, राइट। सो दैट काइंड ऑफ चॉइस इज सेड टू बी स्पेसिफिक। तो ये थर्ड क्वेश्चन में इस टाइप का आपको 8 क्वेश्चन सब क्वेश्चन सॉल्व करने। सेक्शन सी बना है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से, बट इसमें मार्किंग है हर क्वेश्चन के लिए 3। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा लिटिल बिट मेजर क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, और इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है बहुत ही स्टाइलिश राइटिंग की, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपल राइटिंग से आपको 3 मार्क्स मिलना पॉसिबल नहीं है। आप लिखोगे 3 मार्क के लिए, एग्ज़ाम के बाद आपको लगेगा 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे आपके बोर्ड में मार्क कट सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिमांड है वो आपने पूरा करना चाहिए विथ ऑल मेजर टाइटल्स। इफ़ नीडेड यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, यू हैव टू डिस्प्ले योर आंसर विद रिस्पेक्ट टू फ्लो चार्ट्स, ठीक है। कुछ उसमें आपने ट्री डायग्राम वगैरह बनानी है और ऐसा रिप्रेजेंट करना है सो दैट उसको 3 मार्क्स मिल सके। तो यहाँ पे भी आपके लिए 8 क्वेश्चंस रखे गए हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस है फ्रॉम 15 टू 26। इसमें से आपको कोई 8 सॉल्व करने हैं जो चॉइस के साथ रहेंगे, स्पेशल चॉइस के साथ 8, ओके। हर क्वेश्चन को 3 मार्क है, इस तरह टोटल 24 मार्क्स आपको इस सेक्शन सी में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको डीपली पढ़ाई करनी होगी और राइटिंग स्टाइल बहुत ही हाई क्वालिटी रखनी होगी, ओके, टू गेट आउट ऑफ मार्क्स 24 आउट 24। अब ये लास्ट सेक्शन जो है इसमें 4 क्वेश्चंस रहते हैं फ्रॉम 27 टू 31, ओके। आप देख लो यहाँ कि यहाँ पे 4 आपको क्वेश्चंस दिए हैं, हर क्वेश्चन को 4 मार्क है। तो 5 मार्क वाला पैटर्न बोर्ड ने अभी रिवाइज करके 4 मार्क कर दिया है, राइट। और इसमें आप देख सकते हो कि टोटल 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन चॉइस स्पेसिफिक रहेगी। और ये बॉटनी से भी रहते हैं, जू से भी रहते हैं। इसका मतलब ये कंप्लीट आपके 15 चैप्टर्स से रह सकते हैं, कोई भी चैप्टर पे जिस पे स्पेसिफिक मार्किंग हो, ठीक है ना। जो मेजर चैप्टर्स हैं उसी से क्वेश्चंस आते हैं, और लिमिटेड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सबसे बड़े 4 मार्क के लिए आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो बोर्ड पैटर्न आप देख सकते हो यहाँ पे, पहला जो क्वेश्चन है 10 मार्क का है, दूसरा क्वेश्चन 8 का है, थर्ड 16, 4 24, राइट। और लास्ट वाला आपको 12 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे है, और इसमें 1 मार्क 2 मार्क 3 और 4 इस टाइप का पैटर्न अब बोर्ड ने रिवाइज कर दिया है, ओके, फॉर ईयर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। वेरी सिंपल, सोबर, बट नीड टू स्टडी। यहाँ पे बगैर पढ़े आप ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाओगे, राइट। इसके पीछे रीजन है स्पेसिफिक चॉइस, राइट हियर इन दिस क्वेश्चन स्पेसिफिक चॉइस है। यहाँ पे आपको जिसमें चॉइस दी है वहीं सिलेक्शन आप कर पाओगे, अदर क्वेश्चंस आर ऑटोमेटिकली बिकम कंपल्सरी, राइट। सो दैट्स हाउ दिस पैटर्न इज डिजाइन एज। आप देख सकते हो आपको आगे जो एग्जाम्स देने हैं ना, जो है NEET नीट एग्जाम्स फॉर मेडिकल फील्ड एंड JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर इंजीनियरिंग, राइट। तो आप चाहे तो मेडिकल फील्ड में जाना चाहो तो जा सकते हो, आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हो, लेकिन सिलेबस तो यही है, ठीक है। 11+12 भले वो NCERT का हो, ठीक है, लेकिन हमारा सिलेबस और NCERT का सिलेबस ऑलमोस्ट अभी आप देख सकते हो बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड है, ओके। तो यहाँ अगर आप बढ़िया पढ़ लेते हो, हाई लेवल की आप सिंक्रोनाइजेशन कर लेते हो, राइट, NCERT के साथ, तो आप एलिजिबल हो जाओगे फॉर एंट्रेंस एग्जाम एज वेल। 11th स्टैंडर्ड से ही पढ़ना पड़ेगा, राइट। आप देख सकते हो कि इसकी कोचिंग सेपरेट होती है, और विदाउट कोचिंग ये कवर करना सिलेबस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड का जो पढ़ाई है वो डिफरेंट वे से होता है, उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग डिफरेंट है, वो आपको थियरी लिखनी है, ठीक है। और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो 30 मार्क्स का मिलता है बाय कॉलेज आपको डायरेक्ट गिफ्ट देगा 30 मार्क्स इफ़ यू आर रेगुलर, ओके। लेकिन ऐसा इंटरेस्ट में मिलता है कि कोई इंटरनल गिफ्ट, नो ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। वहाँ तो नेगेटिव मार्किंग के साथ पेपर्स होंगे इन नीट एज वेल एज इन JEE। एज फार एज नीट इज़ कंसर्न, ठीक है, हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नीट पे करते हैं, ओके। और इंडिया में डॉक्टर्स का कितना नीड है ये आप देख ही चुके हो इन सच पैंडेमिक्स ऑफ COVID-19। आपने देखा कि हम कैसे सफ़र्ड हो गए एक सिंगल डिसीज से, राइट, इस डिसऑर्डर से। तो इसमें हमारा लेक्यूना ये बहुत हाईलाइट हुआ है कि हमारे पास जो नंबर चाहिए डॉक्टर्स का वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें चाहिए बहुत सारे डॉक्टर्स, ट्रेन डॉक्टर्स, ओके।
और उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया यहाँ पे नीट है, जो आपको 12th एग्ज़ाम के बाद फेस करना होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, जो अभी तो ऑफलाइन है, धीरे धीरे ऑनलाइन एग्जाम्स हो जाएंगे, ओके। लेकिन आप देखिए वो है मल्टीपल चॉइस। अगर आप नीट की बात करते हो तो वहाँ पे टोटल 720 मार्क का आपका पेपर होगा, जिसमें कि ऑफकोर्स बायोलॉजी के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसको भी आपको साथ में लेके चलना होगा। यू हैव टू बी ऑल राउंडर देयर, ओके, टू फेस दैट क्वालिटी एग्जाम्स इन विच यू हैव टू फेस और compete विद ऑल इंडियन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हर स्टेट का स्टूडेंट आपके साथ compete करेगा इन दैट नेशनल लेवल एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो उसका प्रिपरेशन क्या आप 2 महीनों में कर लोगे बोर्ड एग्जाम के बाद बिफोर एंट्रेंस एग्जामिनेशन? कोर्स नॉट। क्रैश कोर्स कहा जाएगा उसको, उस स्टडी को जो आप 12th एग्जाम के बाद करोगे। सो क्रॅश कोर्स हे कुणासाठी बेनिफिशियल राहते? क्रॅश कोर्स हे त्यांच्यासाठी बेनिफिशियल राहतं ज्यांनी 11वी-12वीमध्ये जोरदार, ओके, एकदम आपण म्हणूया हाय क्वालिटी स्टडी केलेली आहे, त्यांना ते रिव्हिजनसाठी बेस्ट मेथड आहे क्रॅश कोर्स. बट एक नॉर्मल स्टुडंटसाठी ते एक सिंपल, आपण म्हणूया एक सिंपल प्रोसिजर आहे, त्याच्याशिवाय काही नाही, ओके. ते बेनिफिट करणार नाही. तुम्हाला जर क्रॅश कोर्स म्हणजे स्टडी करायची आहे बोर्ड एक्झाम नंतर, तर ते एक रुटीन स्टडी होऊन जाईल. जर तुम्ही आतापासून 11वीपासून एंट्रन्सची तयारी नाही करणार, तर ज्याला एंट्रन्स द्यायचे आहे त्यांनी आजच डिसाईड करून घ्यायचं आहे की आपल्याला एंट्रन्स द्यायची आहे किंवा नाही द्यायची आहे, तर स्टडी चालू, ओके. समोर वेळ नाही, ओके, लक्षात घ्या. 12वीचं सिलेबस आणि 11वीचं सिलेबस यांना स्टडी करण्यासाठी कमीत कमी 1.5 वर्षाची एक नॅचरल नीड आहे, ओके. 1.5 वर्ष तुम्हाला स्टडीसाठी पाहिजेच पाहिजे, इतकं ते मेजर स्टडी आहे, ओके. सो आपण डिस्कस करतोय नीटच्या एक्झामबद्दल, आणि त्याबद्दल मी सांगतोय की 720 मार्क्सचा जो पेपर आहे टोटल, त्यामध्ये बायो 360चा आहे हाफ, ओके, विथ झू एंड बॉटनी, ठीक है ना, समझ गया. यहाँ पे 360 मार्क्स सिंपल बायो को है और इसमें आपको अबो 300 मिळाने होते हैं, ओके. 300पेक्षा जास्त मार्क्स जर तुम्ही बायोमध्ये मिळवले आणि ते जर त्यामध्ये 100 मार्क्स तुम्ही मिळवले बाकीच्या पेपर्समध्ये जे 360 आहे फिजिक्स केमिस्ट्री मिळून, ओके, तर ऐसे आपको 500 और 550 से ऊपर अगर आप मार्क मिला पाते हो आउट ऑफ 720, देन तब आप सोच सकते हो कि आपको कोई बढ़िया गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, ठीक है ना. गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिळणे अतिशय आपण म्हणूया इम्पॉर्टंट फीलिंग आणि गोष्ट राहू शकते तुमच्यासाठी, ठीक आहे. गव्हर्नमेंट कॉलेजेस मेडिकलचे एक्स्ट्रॉर्डनरी आहेत विथ ऑल इन बिल्ड फॅसिलिटीज, ठीक आहे, आणि फी कन्सेशनसुद्धा देते स्ट्रॉंग लेवलचा आहे कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ MBBS, राइट. देखिए MBBS BDS इसके लिए ये एग्ज़ाम कंपलसरी है अभी, जिसका नाम नीट है. सारे मेडिकल एग्जाम्स के लिए अब एक ही एग्ज़ाम है, आई मीन वो है सिंपली नीट. एम्स भी इसी के थ्रू उसके आप देख सकते हो एडमिशन्स किए जाएंगे, समझ गए ना. तो यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम आपका ये हो सकता है कि आपको एक गाइडेंस का ज़रूरत पड़ सकता है, राइट, फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. तो उसकी कोचिंग सेपरेटली होती है, उसका स्टाइल डिफरेंट होता है, उसमें क्या पढ़ना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. यहाँ पे बट बोर्ड एग्जाम में आपको थियोरेटिकल आंसर लिखना है, इसका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है, इसका स्टडी पैटर्न डिफरेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इजीली सॉर्ट कर पाओगे कि यही क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आएगा, ये टिपिकल क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आ सकता है, डायग्राम आ सकती है, ठीक है ना. क्या ऐसा रिकमेंडेशन आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है. वहाँ तो नेगेटिव मार्किंग भी है, राइट. नेगेटिव मार्किंग ये आप 24% देख सकते हो, इसका मतलब है 1/4, और उसका मतलब है कि अगर आपने सही आंसर लिखा है तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है. एक करेक्ट जर तुम्ही लिहिलेला आहे आन्सर तर तुम्हाला 4 मार्क्स मिळणार. जर तुम्ही आन्सर लिहिलंच नाही आहे तर तुमचे 4 मार्क मायनस होतील, बरोबर आहे, कारण 4 मार्क्सचा तो क्वेश्चन होता, ते 4 तुम्हाला मिळणार नाही. 720मधनं ते माइनस होतील कारण तुम्ही अटेम्प्टच केलं नाही आहे, ठीक है. और अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया है, चुकीचं जर तुम्ही पर्याय निवडला, ठीक है, तो आपके -5 हो जाएंगे. दैट इज़ कॉल्ड पनिशमेंट मेथड, ओके. तो यहाँ पे आपके -5 कर देंगे वो, क्योंकि आपका 4 मार्क्स तो आपको मिले नहीं क्योंकि आपने सही आंसर नहीं लिखा है, और एज अ पनिशमेंट एक एक्स्ट्रा मार्क आपका कट होगा, दैट इज़ कॉल्ड निगेटिव मार्किंग इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है ना. तो इसीलिए उसका पढ़ाई सेपरेटली कीजिए, उसके लिए स्पेशल बुक्स आपको हम रिकमेंड करेंगे धीरे धीरे, ओके, आप समझ जाओगे. लेकिन यहाँ आपको ओवरऑल आइडिया हमें देनी है अबाउट बोर्ड पैटर्न, बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, आप समझ सकते हो.
कि बोर्ड पैटर्न अगर इस टाइप का है तो यही 12th के लिए, यही 11th के लिए है। तो 11th में आपके लिए इतना फ्रीडम है कि उसको 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है, 2 टर्म एग्जामिनेशंस में। सो हाफ ऑफ कर देते हैं, वहाँ 16 चैप्टर्स है, तो 8 चैप्टर्स फर्स्ट टर्म, 8 चैप्टर सेकेंड टर्म। तो थोड़ा ईजी लगता है आपको स्टडी, राइट। और इतना कोई कॉलेज का स्ट्रेस भी आप पे नहीं रहेगा। लेकिन हमें कहना है, इफ़ यू आर फोकसिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम देन 11th स्टैंडर्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो स्टडी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस में बहुत सारे क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड से ही आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज जब आप धीरे धीरे 12th में चले जाओगे, अभी तो आप 11th में आओगे, ठीक है, यहाँ आपका वेलकम होगा। उसके बाद आप 12th में एंटर करोगे, तो तब आप देख पाओगे कि 12th सिलेबस जो 15 चैप्टर्स है उसमें इस टाइप का बोर्ड पैटर्न आपको फेस करना है, ओके। 11th में भी यही पैटर्न है, बट ये सिंप्लीफाइड है क्योंकि पोर्शन हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी में फिट बैठता है, ठीक है, कहाँ डायग्राम का ज़रूरत है, ओके, कहाँ डायग्राम का ज़रूरत है। स्पेशल डायग्राम क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है 2 मार्क के लिए। और अगर 2 मार्क का डायग्राम पूछते हैं तो उसमें हाफ मार्क आपको ड्रॉ करने के लिए होता है, और बचे हुए 3 मार्क आपको 3 डिफरेंट लेबल्स के लिए होते हैं, यानी हाफ मार्क टू ईच लेबल, ओके। इस टाइप का होता है आपका 2 मार्क का डायग्राम। अगर डायग्राम 3 मार्क की है तो बड़ी डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है कि उसमें लेबल ज़्यादा है, तो फिर हाँ 1 मार्क आपको स्केच के लिए मिलेगा, और बचे हुए 2 मार्क ये आपको हाफ हाफ ऐसे 4 डिफरेंट लेबल्स के लिए मिलेंगे, समझ गए। तो ये आपका जो पेपर पैटर्न है, इसमें 4 सेक्शंस थे। हर सेक्शन आपने फ्रेश पेज पे आंसर शीट पे लिखना है, ठीक है, फ्रेश पेज ऑफ आंसर शीट, उस पर आपको हर सेक्शन सॉल्व करना है, और सेक्शन वाइज मार्किंग यहाँ पे दी जाएगी इन योर बोर्ड एग्जाम। बचे हुए 30 आपको कॉलेज दे देगा। इस तरह आपका टोटल पैटर्न ये बोर्ड का रहेगा। तो अब आ जाते हैं हम हमारे स्टैंडर्ड 11 पे, ठीक है। स्टैंडर्ड 11 को अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा टोटल 16 चैप्टर्स है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर्स है, ठीक है। आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा पढ़ते पढ़ते, बहुत ही इन्जॉयमेंट होगी। लेकिन सबको ऐसा इन्जॉयमेंट होगा नहीं होगा ये डिसाइड करेगा आपका पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें पर्सनल इंटरेस्ट आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, तब ये चीज़ आपके लिए सूटेबल होगी, राइट। तो देखिए की सबसे पहले तो 3 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, प्रत्येकाने सर्वात पहिले रेग्युलरिटी मेंटेन ठेवणे आवश्यक आहे, ओके। लेक्चर्स ऑनलाईन असो ऑफलाईन डायरेक्ट लेक्चर्स असो त्यामध्ये रेग्युलरिटी मस्ट आहे, अदरवाईज तुमची लिंक ही डिस्टर्ब होऊन जाईल, बरोबर आहे ना, आणि मग समजणं थोडं कठीण होऊन जाईल, ओके। बायोमध्ये थिअरी भरपूर राहते आणि ते समजून घेणे खूप सोपं आहे जेव्हा टीचर्स आपल्याला ते एक्सप्लेन करत आहे, ओके। सो यू हॅव टू बी मोर रेग्युलर राईट हियर। बायोमध्ये पूर्ण मार्क्स मिलवाचे आहे तर रेगुलरिटी मस्ट है। प्लस नंबर 2, आपको ये होमवर्क भी करना होगा जो यहाँ दिया जाएगा, और थोड़ा पढ़ के भी आना होगा बैच से पहले, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ द लेक्चर, ठीक है। आप समझ गए होंगे हमें क्या कहना है। यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन मस्ट है। थियोरेटिकल कंटेंट को आपको कन्वर्ट करना होगा इनटू चार्ट्स, ओके, ट्री डायग्राम, ओके, उसको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करना होगा विद रिस्पेक्ट टू यूर एग्जामिनेशंस। आपको देखना होगा क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है तो इसका डिमांड कितना है, उसमें कितना मैटर डिमांडेड है, हाउ मच मार्क्स, ठीक है, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक पे। ये आप धीरे धीरे सोचने का एबिलिटी आप में ले आओगे। लेकिन हमने कहा 3 चीज़ें, रेगुलरिटी, नंबर 2 जो गिवन वर्क दिया जाएगा उसको कंप्लीट करना पड़ेगा उस वक्त, और नंबर 3 आपको पहले से पढ़ के आना होगा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना, समझ गए। नोट्स तो आपको मिलते ही है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक है बोर्ड का, उस पर डिपेंडेंट बहुत सारे पब्लिकेशंस के नोट्स हैं मार्केट में अवेलेबल, क्लासेस से भी आपको नोट्स मिलते ही है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि स्टडी के लिए सारी फैसिलिटी है, बस आप में वो एबिलिटी आपको डेवलप करनी है जो कहीं छुपी होती है, ठीक है। आप में खुद में रहता है वो एबिलिटी, वो पावर, पोटेंशियल। जिस तरह आपने 10th में एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म किया है, ठीक है, और आपका रिजल्ट अवेटिंग है, लेकिन बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आता है 10th में, नो डाउट। लेकिन क्या वो 12th में मेंटेन रख पाओगे, राइट। तो क्या इतना आसान होगा 10th का रिजल्ट 12th में मेंटेन रखना? कोर्स नॉट, क्योंकि जो डेप्थ है 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस और 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस, इसको आपको पहले समझ लेना है, ठीक है। एक तो बहुत ही क्लियर आपको पता है कि 10th में सिर्फ 2 साइंस के पेपर आपने पढ़े, साइंस 1 साइंस 2। साइंस 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, और साइंस 2 में पूरा बायो पढ़ा आपने, ठीक। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा एक्सपांशन हो गया है मैटर का।
यहाँ पे जो मार्किंग है वो भी बढ़ गई है, ठीक है, आप समझ गए। तो इसका मतलब है आपको एक ही चीज़ को वहाँ और यहाँ तो पढ़ना है, लेकिन उसका एक्सपांशन फॉर्म आपको यहाँ पढ़ना है। उसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उसका मेथड स्टाइल ऑफ राइटिंग बदल गया है, उसमें आपको क्वालिटी बढ़ानी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है, क्योंकि 12th के बाद एक एग्ज़ाम आपका और वेट कर रहे हैं, वो है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, और वो भी नेशनल लेवल के, चाहे नीट हो चाहे JEE हो, ठीक है। हाँ, अगर आपको कुछ और बनना है, जैसे कि आपको ये पब्लिक सर्विस करनी है, तो उसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा, राइट। और उसमें भी 11th-12th का नॉलेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चाहे आपको ग्रेजुएशन करना हो, BSc वगैरह, ठीक है, या फिर इसी टाइप के कोई भी एग्ज़ाम आपको देने हो, किधर भी जाना हो, लेकिन पहला टारगेट आपको 12th ही रखना है। 10th के बाद तो फिर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मुश्किल से होता है। तो आप समझ लो कि जो कुछ है 12th के बाद है, और ये आपका बेसिक फाउंडेशन टारगेट होना चाहिए। और इसी के लिए ठीक आपको यहाँ फोकस करना है फॉर 11th एंड 12th। तो ये 11th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस 16 चैप्टर का है, वो 8 ऐसे 2 सेम में डिवाइड है, तो थोड़ा सिंप्लीफाइड तो है, लेकिन इसमें से जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन यहाँ कर सकते हैं एज इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही सिंप्लीफाइड टॉपिक आपके सामने लिखा गया है, लिविंग वर्ल्ड, ओके। तो ये लिविंग वर्ल्ड, इसमें पहले तो कैरेक्टराइजेशन किया गया है कि लिविंग और नॉन लिविंग ये क्या होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी आसान है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ठीक है। जो फैक्टर्स होते हैं जिसको आप लाइफ प्रोसेसेस कहते हो, वो लिविंग थिंग में पाए जाएंगे, जिसको आप बायोटिक कहोगे। और जिसमें ऐसा नहीं मिलता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर लाइफ का, उसको आप ऑब्वियसली नॉन लिविंग कहोगे. तर जे लिव्हिंग असतात आणि नॉन लिव्हिंग असतात यांना डिफरन्शिएट करणारे कैरेक्टर्स म्हणजेच प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. ओके, जस्ट हैव लुक एट सम एग्जांपल्स, तो आपको समझ जाएगा आसानी से. एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म जो प्रॉपर्टी होता है वो किसका प्रॉपर्टी है, वो लाइफ का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. आगे दूसरा प्रॉपर्टी आप देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट किस में होगा, ऑफकोर्स लिविंग थिंग में होगा, ठीक है. आप देख सकते हो एजिंग प्रोसेस किस में होगा, एजिंग प्रोसेस लिविंग थिंग में होगा, ठीक है. इसके आगे यहाँ लिख सकते हैं हम रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन ये किसका एबिलिटी है, रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग का एबिलिटी है, ठीक है. साथ में अगर आप देखो तो यहाँ पे डेथ, डेथ ये भी एक लाइफ का प्रॉपर्टी है, डेथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक. इसी तरह आप देख सकते हो न्यूट्रिशन है, ठीक है, न्यूट्रिशन है, सेंसिटिविटी है, ओके, मूवमेंट वगैरह है. तो इतने सारे कैरेक्टर्स है, टिपिकल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, जो लाइफ प्रोसेस हमने होते हैं, मूवमेंट, डिफरेंट टाइप का सेंसिटिविटी, ठीक है. इसको डेथ भी होता है, जो लिविंग है उसको डेथ भी है, ओके. तो लाइफ और नॉन लिविंग थिंग, यहाँ से अभी हमारा ये टॉपिक जो है इनिशिएट होगा, प्रोसीड होगा, स्टार्ट होगा, ओके. तो जो शुरुआत है सिलेबस की वो हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे. यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन को समझ लिया है कि हमारा बोर्ड पेपर पैटर्न क्या है 11th-12th का, राइट, और हमें किस टाइप की पढ़ाई करनी है और क्या टारगेट रखना है. टारगेट रखना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आइदर नीट और JEE, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन 11th-12th स्टैंडर्ड सिलेबस, ठीक है ना. और एक चीज़ बहुत ही क्लियर ब्रेन में फिट कर लो कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है, वेरी शॉर्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, ठीक है. ऐसा रिवाइज बोर्ड पैटर्न हमें मिला हुआ है. तो इस बेस पे अगर आपको पढ़ना है तो बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल के साथ पढ़ना है, टाइम अलॉट कर देना है, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को और बायो को सबसे ज़्यादा टाइम देना, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी इसमें, भले अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा हो बायो की, लेकिन उसको टाइम डिमांड वो करता है सब्जेक्ट. अदरवाइज सबको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते हैं अभी तक. बट हिस्ट्री रिकॉर्ड अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ओके, इसके कंपैरिजन में बायो का जो आउटपुट आता है बच्चों का बहुत ही निग्लिजिबल और कम रहता है. इसका मतलब है वो यहाँ ध्यान नहीं देते, ठीक है ना. तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप ट्रेडिशन चेंज होना चाहिए और बायो में बच्चों को आउट ऑफ मिलना चाहिए, ठीक है. और वो मिलाने वाले आप हो सकते हो, राइट. आउट ऑफ मार्क्स बायो में मिला ना, ये बहुत ही प्राउड फीलिंग हो सकता है आपके लिए, हम सब के लिए, राइट. सो बी अमंग दोज, ठीक. इसके लिए आपको बहुत ही बढ़िया प्लान करना पड़ेगा, आपका स्टडी शेड्यूल करना पड़ेगा. ऐसा एक टाइम टेबल बना लो, राइट. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विद द फर्स्ट टॉपिक कॉल्ड लिविंग वर्ल्ड, ओके. तो आप थोड़ा पढ़ के आना लेक्चर से पहले, राइट.
तो ताकि आप जो लेक्चर का कंटेंट है बहुत बढ़िया ब्रेन में फिट कर पाओ और उसको जब आप चाहो रिकॉल कर लो. ओके, हे परमनंट मेमरीमध्ये जायला पाहिजे. यासाठी थोडंसं प्रिव्हियस नॉलेज ओके आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे. ओके, सो थँक्स फॉर वॉचिंग.